students, welcome to सरल फिजिक्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। ओके, तो अब मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं DPP 1 ऑफ NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अनअकैडमी पे मैं NTSC का एक बैच चला रहा हूं, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो NTSC का मैं मोशन ओवर कर चुका हूं, आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओवर हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है, और पैरेलल शाम को इवनिंग में NSE-JS का भी मैंने बैच अभी स्टार्ट किया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसको क्लिक करो और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो आप अनअकैडमी पे, एंड यू कैन एक्सेस ऑल द लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करना है, वो लिंक आपको मेरी प्रोफाइल पे ले जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, सो दैट यू कैन फॉलो एंड कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे लेक्चर्स के। NTSC स्टेज 1 और 2 पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे NTSC के लेक्चर्स में ले रहा हूं, और NSE-JS लेवल में जो है आपका वो एक स्टेप थोड़ा सा अप रहता है उसमें लेवल का, तो मैं उस अकॉर्डिंगली इवनिंग में उसकी क्लासेस पुल कर रहा हूं। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 5 क्वेश्चंस ऑफ NLM। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस इन स्टेज 2। अब एक्चुअली ये डिटेल में कॉन्सेप्ट करवाया जाता है 11th क्लास में फॉर JEE मेंस एंड नीट एग्जामिनेशन, तो वहां पे विद प्रॉपर डेरिवेशन जो है। एक्चुअली मैं क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूं रॉकेट प्रोपल्शन के, जिसमें आपका मास बर्न होता है, रॉकेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है। इन माय NTSC क्लासेस आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड ऐसा होता क्यों है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, या आप न्यूटन के थर्ड लॉ से भी समझ सकते हो। गैसेस जब बर्न करती हैं तो गैस और रॉकेट पहले एक सिस्टम होता है, पूरा एक इकट्ठा सिस्टम है। जब वो नहीं, गैसेस जो हैं जब बर्न नहीं कर रही हैं, पर जब गैसेस बर्न करना स्टार्ट करती हैं तो गैसेस एक डायरेक्शन में जाएंगी, तो रॉकेट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एक्शन और रिएक्शन है, अगर गैस पे एक्शन हुआ तो गैस भी उसके ऊपर रिएक्शन देगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम 9th लेवल में पढ़ लेते हैं फॉर NTSC स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो डेरिवेशन पार्ट है कि dm मास हमने उसमें से निकाल दिया, m माइनस dm बचा, उसकी डिफरेंशिएशन करी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो चीजें हम +1 में करते हैं। बट स्टिल अगर NTSC में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टैकल करेंगे हम? सो दैट इज व्हाई आई एम हियर, ऑलवेज हियर टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन द सरल वे। तो सरल वे में मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, तो क्वेश्चन आप ऐसे कर दोगे रॉकेट्स के। हम वो डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, टीडियस टास्क है वो, क्योंकि NTSC के लिए दैट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इट लाइक दैट कि आपसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है जी, तो करना स्टार्ट करते हैं। सो अगेन NTSC अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से, क्योंकि अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मैं सिर्फ DPPs अपलोड कर रहा हूँ, इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स के, NLM के, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारे न्यूमेरिकल, सारे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पड़ा हुआ है। बस आपने वहां पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है और वहां पे जाके आप सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है ये, अ रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ मास 3.5 into 10⁴ kg is blasted upwards with an initial acceleration of 10 meters per second square, then the initial thrust of the blast। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या उसने दे रखा है? एक तो उसने दे रखा है आपको लिफ्ट ऑफ मास, मतलब एक्चुअली जिसको हमने लिफ्ट करना है, सो दैट इज 3.5 into 10⁴ kg, ये दे रखा है आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन में उसने दे रखा है आपको कि इनिशियली इसके ऊपर एक थ्रस्ट लगा। थ्रस्ट क्या होती है? फोर्स होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ गई। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। तो आपने बताना है इस सिचुएशन के लिए इनिशियल जो थ्रस्ट है वो इस रॉकेट को कितना मिला, ताकि एक्सेलरेशन a = 10 से ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो देखो अब इस क्वेश्चन को, यहां पे सिंपल, इसमें हम न्यूटन से सेकंड लॉ लगाते हैं, जो हमें ये बताता है कि नेट फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो अगर इफ दिस इज माई रॉकेट, यहां पे मैं ट्राई करता हूं रॉकेट बनाने की, और लिफ्ट ऑफ मास कितना है यहां पे m, इनिशियली बात कर रहा हूं मैं, जब कंजम्पशन नहीं है, इनिशियली कितना थ्रस्ट मिलेगा इनिशियली। बाद में क्या होगा, इसमें से कुछ गैसेस बाहर निकलना स्टार्ट करेंगी, तो इसका मास कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। उस पे मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इनिशियल थ्रस्ट की बात कर रहा है। देखो इनिशियली इसका वेट लग रहा होगा नीचे को mg, और इसके ऊपर जो थ्रस्ट लगा वो लगा होगा ऊपर को F, और इसका रिजल्ट क्या निकला दोनों फोर्सेस का, ये एक्सेलरेशन A से इसने मूव करना स्टार्ट किया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हैं हम यहां पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या लग रही है यहां पे, एक्चुअली रॉकेट आपका ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा, उसमें से वेट को माइनस कर दो, ये नेट फोर्स हो गई F माइनस mg। इसने क्या किया, लिफ्ट ऑफ मास को एक्सेलरेट किया, तो F इज इक्वल टू ma मैंने लगा दिया यहां पे। ये नेट फोर्स है, ये थ्रस्ट है, ये वेट है जो नीचे लग रहा है, थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, दोनों में से जो नेट फोर्स बची उसने उसको एक्सेलरेट कर दिया। तो जो थ्रस्ट है दैट कम्स आउट इक्वल टू mg प्लस ma, इसके इक्वल आ गया। मास कितना दे रखा है आपको, दैट इज 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4, कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर g को ले लेते हैं 10, a तो दिया ही हुआ है मुझे 10 क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू 20। तो ये डेसिमल ने इसको कैंसिल किया, 35 टू द 70 होता है, तो 70 का 7 यहां पे, और एक जो 0 है वो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं। तो दिस मच इनिशियल थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द रॉकेट सो दैट इट मूव्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आ गया समझ में क्वेश्चन। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रॉकेट ऑफ मास 1000 kg fuel is consumed at the rate of 40 kg per second। रॉकेट है 1000 kg का, फ्यूल उसमें से कंज्यूम हो रहा है 40 kg पर सेकंड के रेट पे। वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, अब यहां पे आपको फ्यूल कंजम्पशन 40 kg पर सेकेंड दे रखा है, और गैसेस जो बाहर निकल रही हैं उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो फ्यूल कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं यहां पे, फ्यूल कंजम्पशन कैसे दे रखा है आपको, दैट इज 40 kg पर सेकेंड। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन की एक डेरिवेशन होती है जो हम हायर क्लासेस में करते हैं, पर यहां पे मैं बिना डेरिवेशन के आपको ऐसे मस्त तरीके से कराऊंगा, आपको याद रहेगा। ये फ्यूल कंजम्पशन है, ठीक है, और दूसरा आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ गैसेस। वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो आपको दे रखी हैं दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर्स पर सेकेंड। पहले कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि गैस और रॉकेट एक्चुअली शुरू में जब बर्निंग नहीं होती है तो गैस और रॉकेट एक सिस्टम होता है पूरा। ये गैस है और ये रॉकेट है, ये एक है। गैस जो है, गैस मींस एक्चुअली गैस बनने से पहले फ्यूल होती है, समझ रहे हो, मतलब फ्यूल और रॉकेट आपका एक सिस्टम है। समझ गए एक बात मेरी, फ्यूल और रॉकेट एक सिस्टम है। बर्निंग स्टार्ट हुई, जब फ्यूल बर्न होता है तो वो गैस बनेगा, गैस आपकी इधर को निकली, अब बताओ रॉकेट कहां को जाएगा, इधर को जाएगा। ये हुआ ना, ये फिर ऐसे देखो, मतलब ये जो मेरी गैसेस निकली फ्यूल बर्न होने की वजह से इस डायरेक्शन में, तो ये गैसेस पे एक्शन हुआ, तो ये गैसेस क्या करेंगी, इस रॉकेट को रिएक्शन देंगी, इक्वल रिएक्शन देंगी इधर को। तो कहने का मतलब है अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि कितनी फोर्स लगी रॉकेट पे जब वो इधर को मूव किया, तो ये उतनी ही फोर्स है जितनी गैसेस पे लगी इस डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर से समझ लो, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि कितनी फोर्स लगी मेरे रॉकेट पे, तो वो किसके इक्वल होगी, जितनी फोर्स गैसेस पे लगी होगी। कहने का मतलब है जब फ्यूल जो है मेरा बर्न होने के बाद गैसेस की फॉर्म में इधर को निकला, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगी। कैसे बोल सकता हूं मैं फोर्स लगी, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता होगा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे क्या फ्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल, पहले फ्यूल रेस्ट पे था, फिर बर्निंग हुई तो उसने गैस की फॉर्म में निकलना स्टार्ट किया, तो पहले रेस्ट में है, बाद में उसके पास वेलोसिटी आ गई, तो मोमेंटम चेंज, तो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स लगेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फोर्स यहां पे आई कहां से। तो इतनी सी बात समझ लो, अगर आप रॉकेट पे लगने वाली फोर्स को निकालना चाहते हो तो आप गैसेस पे लगने वाली फोर्स को निकाल दो, वो उसी के इक्वल होगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इतनी बात आई समझ में? मैं यही आपको समझा रहा हूं कि अगर ये जैसे मेरा रॉकेट है, इसी के अंदर यहां पे फ्यूल पड़ा हुआ है, तो इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। अब जो फ्यूल बर्न करेगा तो गैसेस इधर को निकलेंगी ऐसे। अगर गैसेस इधर को निकलेंगी, नीचे को इस डायरेक्शन में गैसेस अगर निकलेंगी, तो रॉकेट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब नीचे को फोर्स लगेगी गैसेस पे, फोर्स ऑन गैसेस, और ये क्या है मेरा? एक्शन। और फोर्स ऑन रॉकेट, दिस इज फोर्स ऑन रॉकेट, दिस विल बी माई रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो अगर मैं ये एक्शन निकाल लूं तो ये रिएक्शन आ गया, मतलब फोर्स ऑन गैसेस निकाल लूं। अब फोर्स ऑन गैसेस कितनी लग रही है? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो। मतलब फोर्स ऑन गैसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेल्टा लिख दूं मैं, डेल्टा पी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान से समझना, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर डीपी बाई डी टी भी होता है, डिफरेंशिएशन की टर्म्स में भी आप कर सकते हो, पर ऐसे भी कर लो, ऐसे ज्यादा आसान होता है समझना। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला, अगर किसी पे फोर्स लग रही है तो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होगा विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब देखो ध्यान से, डेल्टा ऑफ पीजी मतलब चेंज इन मोमेंटम। पहले मैं पीजी लिख देता हूं, है क्या है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गैसेस अपॉन टाइम। ध्यान से देखना, अब ये जो डेल्टा है, नॉर्मली क्या होता है, जब हम आज तक क्वेश्चंस करते आए हैं, जैसे कार का क्वेश्चन हमने किया, बस का क्वेश्चन किया, तो उसमें क्या मास चेंज होता है कार का? कार आपकी अभी 20 की स्पीड से चल रही है, कार अभी रेस्ट पे है, फिर उस पर फोर्स लगाई, उसने चलना स्टार्ट किया, क्या कार का मास कम हो गया चलते हुए? नहीं। या जिस बॉडी को आपने आज तक स्टडी किया है न्यूटन के सेकंड लॉ में, क्या उसका मास कभी चेंज होता है? नहीं चेंज होता। कार का मास सेम रहता है, स्कूटर का मास सेम रहता है, स्टोन का मास सेम रहता है, बॉल का मास सेम रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता। पर यहां मास चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहां पर आपका जो फ्यूल है वो विद टाइम, देखो यहां पे होता है ना, फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है यहां पे 40 kg पर सेकंड के रेट पे। मतलब हर सेकंड में 40 kg जो फ्यूल है वो कम होता जा रहा है। हर सेकंड में 40 kg जो फ्यूल है वो कम होता जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कार्स वगैरह या ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं, हर सेकंड में वेलोसिटी कम होती जाती है, हर सेकंड में वेलोसिटी कम होती जाती है। इसीलिए हम उस केस में जब डेल्टा पी लेते हैं, और अगर मैं लिखता हूं यहां पे डेल्टा ऑफ एम वी, तो ये डेल्टा का साइन मैं एम के साथ नहीं लगाता, मैं वी के साथ लगाता हूं, एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर मैं कार की बात करूं या किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, पर गैसेस के केस में ये डेल्टा का साइन वी के साथ लगेगा या एम के साथ? ये बेटा लगेगा, साइन जो है ये लगेगा एम के साथ, डेल्टा एम, और वी आपका एज इट इज आएगा वीजी अपॉन टी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो गैसेस है वो कांस्टेंट है। जिस वेलोसिटी से गैसेस जो हैं बाहर निकल रही हैं वो कांस्टेंट है, पर चेंज कौन कर रहा है? मास चेंज कर रहा है। और मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी को बोलते हैं। और मैंने आपको मोमेंटम समझाते हुए बताया था, अगर दोनों में से एक भी चीज चेंज करेगी तो मोमेंटम चेंज होगा। मास और वेलोसिटी में से अगर मास चेंज हो रहा है तब भी मोमेंटम चेंज बोलते हैं हम, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब तो बोलते ही बोलते हैं। तो नॉर्मली आज तक जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें वेलोसिटीज चेंज होती थी, इसलिए आप बोलते थे मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसलिए फोर्स लग रही है। पर यहां पे रॉकेट वाले केस में गैसेस का मास चेंज हो रहा है, मास इन द सेंस उसका कंजम्पशन हो रहा है, हर सेकंड में 40-40 kg जो है वो कंजम्पशन होता जा रहा है, पर वेलोसिटी जो है गैसेस की वो कांस्टेंट है।
तो वेलोसिटी चाहे कांस्टेंट है पर मास मेरा चेंज कर रहा है, इसलिए मेरा मोमेंटम चेंज करेगा, इसलिए मोमेंटम चेंज करेगा तो इसलिए फोर्स लगेगी उस पर। तो अब डेल्टा पीजी गैसेस के लिए, तो पी को लिखा मैंने mv, अब mv में v कांस्टेंट है, m चेंज कर रहा है, डेल्टा m। तो अब देखना यहां पे मैं कैसे करने वाला हूं इसको, डेल्टा m बाई टी एक क्वांटिटी बनाएंगे हम इनटू वीजी, और ये जो है आपको क्या बताती है, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। अभी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। दैट मीन्स क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, जब भी टाइम आ जाए नीचे तो आप उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया करो, m डॉट g इंटू वीजी। मतलब गैसेस पे कितनी फोर्स लग रही है इवेंचुअली, m डॉट g इंटू वीजी, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस, बात खत्म। इसको यूज करोगे आंसर आ जाएगा। पर ये आया कैसे, मैंने लॉजिकली आपको डिराइव करके बता दिया कि गैसेस के केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मास चेंज होता है, इसलिए जो टाइम जो हम डेल्टा लेते हैं, चेंज लेते हैं, वो मास का लेते हैं, और डेल्टा m बाई टी को हम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन बोल देते हैं। तो m डॉट जी इंटू वीजी। तो क्या पता लगा हमें यहां से कि जब भी हमें लिफ्ट फोर्स निकालनी होगी किसी भी रॉकेट पे, तो आपने क्या करना है, गैसेस पे लगने वाली फोर्स को निकाल लेना है, दैट इज इक्वल टू m डॉट जी इंटू वीजी निकाल देना, और यही आपकी फोर्स जो है वो रॉकेट पे लग रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने निकाला है एक्शन इस फॉर्मूला से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन तो सेम होते हैं, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। इतनी बात आई समझ में? अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन में रीड करता हूं, फिर देखते हैं इसको यहां पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था रॉकेट का मास है 1000 kg, फ्यूल की कंजम्पशन है 40 kg पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस आपको दे रखी हैं 5 × 10⁴ थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, मतलब कितनी फोर्स लग रही है रॉकेट के ऊपर। समझ गए? लिफ्ट फोर्स बोल सकते हो, थ्रस्ट बोल सकते हो, या सिंपल फोर्स बोल सकते हो। तो कितना निकालना है आपको, ये कैलकुलेट करना है, बस ये कैलकुलेट करना है। कर दें कैलकुलेट, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू m डॉट जी कितना दे रखा है 40 इंटू वेलोसिटी कितनी है 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। बस कर लो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 45 × 200, तो 2 × 10⁶, ये आ जाएगा आपका न्यूटन्स। आ रही है बात समझ में? तो m डॉट आपने 40 निकाल लिया, और ये वेलोसिटी आ गई गैसेस की, ये वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी आपकी फोर्स 10⁶। तो इसको याद रखना है आपने, बस क्वेश्चन हो जाएगा, इसके अलावा नहीं कुछ याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। अब देख लो ध्यान से, फोर्स जो है रॉकेट पे लग रही है 210 न्यूटन, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इज। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, फोर्स ऑन रॉकेट, फोर्स ऑन रॉकेट कितनी है, दैट इज इक्वल टू 210 न्यूटन। ध्यान से समझते हैं ना, एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है। फोर्स ऑन रॉकेट इज 210 न्यूटन एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर्स पर सेकेंड। जो फोर्स ऑन रॉकेट होता है वही फोर्स ऑन गैसेस भी होता है। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स ऑन गैसेस एक्शन होता है और फोर्स ऑन रॉकेट रिएक्शन होता है, मतलब गैसेस पर भी इतना ही लग रहा होगा। तो मैंने आपको अभी अभी जो एक्सप्रेशन बताया पिछले क्वेश्चन में, फोर्स ऑन गैसेस इज इक्वल टू m डॉट जी इंटू वी ऑफ जी, मतलब कितनी वेलोसिटी से गैसेस नीचे को आ रही हैं, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल क्या है, ये क्या था, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कॉमन सेंस लगाओ। मैं बोल रहा हूं मेरा रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन 40 kg पर सेकेंड है, मतलब एक सेकंड में 40 किलो फ्यूल बर्न होके खत्म हो जा रहा है और गैसेस बाहर आ रही हैं। मतलब एक सेकंड में 40 किलो, रॉकेट का भी मास कम हुआ। फिर से सुनो,
अगर 1 सेकंड में मेरा फ्यूल कंजम्पशन का रेट है मान लो 40 kg पर सेकंड, एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल मतलब 1 सेकंड में 40 kg फ्यूल खत्म, उसकी गैस बनी और वो बाहर। क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 सेकंड में रॉकेट का 40 kg मास कम हो गया, क्योंकि वो फ्यूल रॉकेट के अंदर ही तो था। पकड़ गए कॉन्सेप्ट? तो क्या मैं रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन को बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बोल सकते हैं हम। तो रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट बिल्कुल सेम है भाई, क्योंकि फ्यूल रॉकेट के अंदर ही तो है। रॉकेट और फ्यूल एक ही चीज है पहले, और फ्यूल रॉकेट के अंदर है। 1 सेकंड में अगर 40 kg फ्यूल रॉकेट से बाहर निकाल लोगे तो उसी 1 सेकंड में रॉकेट का 40 kg मास भी तो कम हो गया। तो अब देखो यहां पे Fg इज इक्वल टू एम डॉट जी वीजी होता है। तो अगर मैं यही इक्वेशन लगाना चाहूं रॉकेट पे, एफ आर इज इक्वल टू एम डॉट आर इंटू वी आर। फोर्स ऑन रॉकेट कितना है जी? 210। एम डॉट आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, एम डॉट आर। और यही मेरा क्या होता है? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, तो एम डॉट आर। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको रॉकेट की जिससे वो जा रहा है? 300। सॉल्व करो, ये ऐसे गया 3 7 जा, तो एम डॉट आर आया मेरा 0.7 kg पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट एम डॉट आर 0.7 kg पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकंड में मेरे रॉकेट का मास अगर 0.7 kg कम हो रहा है, इसका यही मतलब है कि 1 सेकंड में फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है? मेरा 0.7 kg पर सेकेंड। तो मैंने एग्जांपल ली थी यहां पे 0.7 kg पर सेकेंड। आ गया समझ में? फ्यूल का कंजम्पशन होना और रॉकेट का मास का कम होना, दोनों का रेट सेम होता है। तो यहां से ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। अदरवाइज अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो वहां पे इसकी बड़ी लॉगरिथमिक सी टीडीएस सी डेरिवेशंस दे रखी हैं, पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है और हमारा लॉजिक कहीं भी फेल नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द वे आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपने इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मोमेंटम? 100 kg vehicle moving at 0.02 meter per second, 4 gram weight moving at 10,000 centimeter per second, 200 gram weight moving with kinetic energy 10 raised to minus 6 joules, 20 gram weight after falling 1 kilometer। किसका मोमेंटम यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? ध्यान से देखो यहाँ पे 100 kg मास है, 0.02 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 इंटू 0.02, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड। हर केस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4 ग्राम वेट, 4 ग्राम वेट का मतलब क्या है? 4 ग्राम हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg, 0.004 kg वेट। और kg वेट से आप न्यूटन में कैसे जाते हो? इंटू 10 करते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसमें सिंपल, आपका अगर 4 ग्राम वेट है, ये आपको जो ग्राम वेट है ना, ये एक्चुअली वेट दे रखा है आपको, पर मुझे मोमेंटम निकालने के लिए सिर्फ मास चाहिए होता है। तो मतलब मैं 4 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग ही चलूंगा, यहाँ पे मास ले लूंगा 0.004 इंटू 10,000 को मीटर्स में करो, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये बन गया आपका kg, ये बन गया मीटर पर सेकेंड। तो ये बना 4/1000 इंटू 100, तो ये आया 0.4 kg मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ग्राम वेट में कंफ्यूज मत होना। ग्राम वेट आपको फोर्स दे रखी है, उसका वेट दे रखा है, पर मुझे सिर्फ मास से मतलब है, इसलिए 4 ग्राम। सिमिलरली यहाँ पे 200 ग्राम वेट, तो 200 ग्राम लूंगा मैं, या 0.2 kg मास हो जाएगा मेरा। ये काइनेटिक एनर्जी मेरे को 10⁻⁻⁶, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², 10⁻⁻⁶। अब मैं क्या करने वाला हूं? मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? ताकि ऊपर मोमेंटम की इक्वेशन बन जाए। तो ये बन गया m² v², इसको मैं लिख सकता हूं mv का होल स्क्वायर। फिर इसको मैं फर्दर mv की जगह लिख सकता हूं यहाँ पे p, ठीक है। तो यहां पे क्या बना मेरा? p² इज इक्वल टू, नीचे 2m अब उधर चला जाएगा, 2 इंटू m कितना मेरा? 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶,
तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 आया मेरा यहां पे पी स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर मैं पी निकालूंगा ना तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, लेट अस चेक। इसको मैं अपॉन 10 कर देता हूं यहां पे, तो 4 का तो 2 बन जाएगा, इसका 10⁻³ बन जाएगा, अपॉन √10 आएगा। √10 होता है आपका 3.3 के आसपास होता है, मतलब ये इनसे भी कम आएगी वैल्यूज, और मुझे मैक्सिमम बतानी है तो मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा। 20 kg वेट आफ्टर फॉलिंग थ्रू 1 किलोमीटर, v = √2gh वो वेलोसिटी अटेन कर लेगा 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, मतलब 2 × 10 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, √2 × 100, और √2 होता है 1.414 × 100। ये तो मैंने v निकाला, तो मोमेंटम निकालने के लिए मुझे मास से करना है मल्टीप्लाई। मास कितना है 20 ग्राम, मतलब 20/1000 × 1.414 × 100, तो 100 और ये 0 1000 गया पूरा, 1.414 × 2 2.828 kg/s। मुझे अब बताना है, मुझे क्या बताना है अब, मैक्सिमम मोमेंटम कौन सा है। तो 2 तो नहीं है मैक्सिमम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2.828 मैक्सिमम, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा यूनिट्स का आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rocket has a mass of 100 kg. 90% of this is fuel. It ejects fuel vapors at the rate of 1 kg/s with a velocity of 500 m/s relative to the rocket. तो आपको 1 kg/s रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन दे रखा है, और 500 m/s जो है आपको वो क्या दे रखा है उसने, दैट इज द वेलोसिटी of the gases relative to the rocket. It is supposed that the rocket is outside the gravitational field. The initial upthrust on the rocket when it just starts moving upwards is. अब इस क्वेश्चन में उसने अगेन पूछा है आपसे इनिशियल अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट। जो इनिशियल अपथ्रस्ट ऑन रॉकेट है वो किसके इक्वल होगा, जितना फोर्स ऑन गैसेस लगेगा उस टाइम पे, मतलब गैसेस बेसिकली जो है आपका यू कैन से कि गैसेस एक साइड में जाएंगी, तो फोर्स गैसेस भी इस साइड को लगा। क्लियर है? तो उतना ही इनिशियल अपथ्रस्ट लगेगा आपका, मतलब उल्ट ऐसे हो रहा है, अपथ्रस्ट ऐसे होता है ना ऊपर को, तो गैसेस नीचे आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है। दैट विल बी इक्वल टू m.g इंटू vg। रेट ऑफ कंजम्पशन जो है आपको क्या दे रखा है, दैट इज 1 kg/s, मतलब जो वेपर्स का आपको दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल दे रखा है ना वो आपको, और वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट रेस्ट पे है शुरू में, उसके विद रिस्पेक्ट टू 500 m/s आपको दे दिया उसने। तो ये बना 500 इंटू 1 500 kg/s², और वो न्यूटन होता है। तो फोर्स कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 500 न्यूटन। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एनटीएससी स्टेज 2। फिर से बता रहा हूं, फोर्स या तो वो रॉकेट पे पूछेगा आपसे या उसकी वेलोसिटी पूछेगा, इसका एक्सप्रेशन एक ही m.g इंटू vg, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ यू कैन से फ्यूल, ठीक है, या रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस जो बाहर निकल रहे इनटू वेलोसिटी ऑफ द गैसेस। तो वो गैसेस पे फोर्स है उतनी लगेगी किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। फाइन। तो आई होप दीज 5 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। डाउनलोड कर लो इसको, मैंने लिंक डाल दिया है इसका, पीडीएफ जो है इसकी DPP1 की, and I will come up with more set of questions in the next video. Till then keep revising and follow me. Do not forget to follow me on Unacademy. वहाँ पे NTSC का वहाँ पे I'm batch that is I'm running. Just follow me there and I'll see you in the next video. Thank you.